ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली है, और जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खौफजदा करने वाली है। देखिए कैसे लोग जान बचाकर भागते हुए कैमरे में कैद हो गए। देखिए पीछे से त्रासदी आ रही है और आगे से ये लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, लेकिन जो कोई भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो दंग रह गया। देखिए इन तस्वीरों को आप, पीछे से रौद्र रूप में ये सैलाब तेज गति से आगे बढ़ रहा है और आगे देखिए लोग कैसे भाग रहे हैं। जिसको जहां जगह मिली वो वहां भाग रहा है। इस वक्त ये लोग वही सोच रहे होंगे कि बस जैसे तैसे जान बच जाए। ना अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ क्षण ये दुनिया देख भी पाएंगे या नहीं। फिर भी इस उम्मीद के साथ कि इस सैलाब से अपने आप को, अपनी जान को बचा लेंगे, भागते चले जा रहे हैं। और जो कोई भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो दंग रह गया। त्रासदी की इससे भयावह तस्वीरें, जिंदगी को इतना बेबस और मजबूर होते हुए इससे पहले किसी ने नहीं देखा होगा। खासतौर पर नेपाल वासी जो प्रत्यक्षदर्शी है वो खुद बता रहे हैं कि इतनी भयावह डरावनी त्रासदी इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। हालांकि जैसे ही ये बड़ी खबर सामने आई, तबाही की ये बड़ी तस्वीरें सामने आई, सबसे पहले एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते भारत ने अपना धर्म निभाया। भारत का विदेश मंत्रालय लगातार नेपाल के संपर्क में अब है। रक्षा मंत्रालय भी नेपाली अधिकारियों के संपर्क में है और बिना देरी के राहत और बचाव सामग्री भेजने को लेकर बातचीत हो रही है। सैलाब से निपटने के लिए भारत राहत सामग्री भेज रहा है। फूड पैकेट्स, पीने का पानी, मेडिकल किट्स भेजे जा रहे हैं। अस्थायी तंबू, कंबल जैसे जरूरी सामान भी भेजे जा रहे हैं। तो वहीं बच्चों के लिए रेडी टू ईट फूड और दूध भी भेजा जा रहा है। जिनके घर बह गए उन्हें सर छुपाने की जगह मिलेगी। मलबे में तलाश के लिए टॉर्च, लाइफ जैकेट्स, कटिंग टूल्स, राहत सामग्री वायुसेना के स्पेशल प्लेन्स के जरिए भेजी जा रही है। राहत सामग्री सड़क से राहत सामग्री नेपाल भेजने के लिए ट्रक भी तैयार है। तो वही राहत सामग्री नेपाली विदेशी नागरिकों के लिए काम आएगी। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए भी सहारा साबित होंगी। तो वहीं राहत सामग्री जल्दी पहुंचे, रेस्क्यू रिलीफ आसानी से और भी ज्यादा होगा। तो ऐसे में नेपाल में जो तबाही आई है उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जगह जगह तबाही का मंजर दिखने लगा है। नेपाल से सटा बिहार भी अलर्ट मोड पर है। तो वहीं यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तिब्बत से सटे इलाकों में फ्लैश फ्लड ने भयंकर तबाही मचाई। एक एक मंजर डरा देने वाला। कुदरत के कोहराम की ऐसी विनाशकारी तस्वीरें किसी का भी दिल हिला दे। ये सैलाबी तबाही के यहां से गुजरने के बाद की तस्वीर। फ्लैश फ्लड आया तो अपने साथ लाखों टन मिट्टी और मलबा भी साथ में लाया। चंद पलों में खूबसूरत नेपाल के इन हिस्सों को मलबे ने शमशान बना दिया। एक एक तस्वीर हैरान करने वाली है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को ध्यान से देखें तो यहां साफ दिख रहा है कि कैसे फ्लैश फ्लड की शक्ल में आया मलबा इस इलाके को तबाह करके चला गया। मलबा तमाम घरों को ना जाने कितनी ऊंचाई तक लील गया है। जाहिर इन घरों, मकानों, सड़कों पर तमाम लोग भी उस समय रहे होंगे। वो सब कहां गए, कितने सुरक्षित, कितने इस विनाशकारी जल प्रलय में फंस गए, उसका तुरंत पता लगा पाना मुश्किल। स्थानीय प्रशासन, पुलिस से लेकर सेना को मदद में लगाया गया है, लेकिन ये सैलाब जहां से भी गुजरा है वहां सब कुछ बर्बाद कर गया। सैलाब की शक्ल में पहाड़ से उतरी ये मुसीबत आगे बढ़ते हुए भारत के सीमावर्ती इलाकों की तरफ भी बढ़ रही है। ये नक्शा एक बार फिर आप देखिए। यहाँ से पानी आया और फिर यहाँ से होते हुए बिहार की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में बिहार सरकार भी हाई अलर्ट मोड में आ गई है।
नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर रसुआगढ़ी नाम की जगह के पास एक ग्लॉफ हुआ है। ग्लॉफ का अर्थ होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो उसके कारण उसके नीचे डाउनस्ट्रीम में आने वाले 2-3 टाउन्स में काफ़ी वॉश आउट हो गया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के गायब हो जाने की खबरें आ रही हैं। एग्जैक्ट संख्या कुछ देर पहले तो 18 की थी जब मुख्य सचिव महोदय इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। चूंकि ऐसी घटना हुई है और फिर इसके कारण एक फ्लैश फ्लड का इफेक्ट थोड़ी देर के बाद हमारी नारायणी जो गंडक में बदल जाती है, वो देवघाट के माध्यम से पानी आने की बात है। हमारे क्षेत्र में 3 बजे तक लगभग हो सकता है पानी आ जाए। बिहार सरकार अलर्ट है क्योंकि कभी भी भोटिपोशी नदी का पानी त्रिशूली नदी से होते हुए बिहार में गंडक नदी तक पहुंच सकता है। इसका मतलब साफ है कि बिहार के कई जिले, जिनमें बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और छपरा शामिल हैं, वहां के निचले इलाकों में भयंकर बाढ़ का पानी नुकसान पहुंचा सकता है। प्रशासन को भी इस बात का इल्म है। जितने भी इन संबंधित जिले होते हैं हमारे, मुख्य सचिव महोदय ने अभी सारे जिलाधिकारियों और एसपीज और साथ में जो आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी हैं उन सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सबको ये निर्देश दिया गया, विशेष रूप से बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज और मुजफ्फरपुर, छपरा के डीएम्स को, कि जो लो लाइंग एरिया में लोग रह रहे हैं तटबंधों के अंदर, उनको इवैक्यूएट कराने के लिए, बाहर निकालने के लिए, ताकि फ्लैश फ्लड से कोई बह ना जाए, कोई जान माल का नुकसान ना हो। तो बड़े पैमाने पे माइकिंग कराई जाए। सारे बीडीओ, सारे सीओज, सारे थाना प्रभारी फील्ड में निकल के, स्वयं डीएमएसपी भी फील्ड में निकल के इसको अलर्ट करने का लोगों को काम करें और इवैक्यूएट कराने का काम करें लो लाइंग एरियाज में से। बिहार अलर्ट पर है तो नेपाल सुपर अलर्ट मोड पर। फ्लैश फ्लड आने के बाद से बचाव की तैयारियों में जुटा है। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, उन्हें ढूंढना भी बहुत बड़ी चुनौती है। फ्लैश फ्लड का पानी जब पूरी तरह से उतरेगा तभी जाकर पता चल पाएगा कि आखिर महासैलाब ने कितना नुकसान पहुंचाया है। रमन राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं नेपाल में सैलाब के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया है। दोनों राज्यों के 10 जिलों में अलर्ट के निर्देश हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सम्राट चौधरी से इस बाबत बात भी की है और सीएम सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की है। तो वहीं संबंधित जिलों को पूरी तरीके से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण इसमें शामिल है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और कई संवेदनशील जिलों में तटबंधों की दिन रात निगरानी की जाएगी। नाइट पेट्रोलिंग और आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करने के भी निर्देश हैं। तो वह कई जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। तो वहीं गंडक नदी से सटे इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में जलस्तर और बढ़ेगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से सटे निचले इलाकों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। ग्रामीणों को नदियों के पास न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं उफान का असर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी है, जहां पर महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर, रोहिन, गंडक और दूसरी सहायक नदियों के जलस्तर पर भी नजर बनाए रखने को कहा गया है। तो वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी नंबर भी जारी कर दिया है। तो वहीं चंद मिनटों में एक पूरे इलाके को जमींदोज करने वाला मलबा आ गया। सब कुछ खत्म हो जाए तो सवाल फिर उठते ही हैं। आखिर रसुआ में बारिश नहीं हुई तो फिर इतना बड़ा सैलाब आया कहां से? इसे लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं। नेपाल के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तबाही तिब्बत की तरफ किसी पुरानी ग्लेशियर झील के फटने या फिर नए ग्लेशियर के खिसकने से आई हो सकती है। जबकि कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि बर्फ और चट्टान के खिसकने से बाढ़ जैसे हालात बने। सैटेलाइट तस्वीरें क्या कहती हैं, रिपोर्ट में जवाब आपको मिलेगा। नेपाल में इस वक्त मौत का सन्नाटा है। अपनों को खोने का दुख है और भयानक त्रासदी के जख्म है। लेकिन इन जख्मों का स्टार्टिंग पॉइंट आखिर क्या था? नेपाल के लिए जो नदी जीवनदायिनी थी, वो अचानक जीवन हरने वाली कैसे बन गई? ये तस्वीरें नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट अथॉरिटी के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर हुई हैं। तबाही को लेकर पहला असेसमेंट साझा किया गया।
शुरुआती स्टडी से पता चलता है कि नेपाल चीन के रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में नेपाल चीन बॉर्डर पर बर्फ और चट्टान खिसकने के कारण लेंधे नदी में ग्लेशियर से जुड़ी बाढ़ आई। इसका मतलब यही लगता है कि पलक झपकाते ही गांव के गांव लील लेने वाला यह सैलाब किसी बरसाती तूफान से नहीं बल्कि हिमालय की गोद में छिपे एक खौफनाक साइंटिफिक ट्रिगर से आया था। एक्सपर्ट्स की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि ये सामान्य बाढ़ नहीं बल्कि पहाड़ों के ऊपर बने एक वाटर बम के फटने का नतीजा थी। काठमांडू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दूसरे वैज्ञानिकों के मुताबिक तबाही का केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा पर बहने वाली लेंदे नदी बना। शुरुआती वैज्ञानिक जांच से पता चला है कि ऊपरी तिब्बती इलाके में बर्फ और पत्थरों का एक विशाल हिस्सा टूटकर सीधे लेंदे नदी में गिर पड़ा, यानी आइस रॉक एवलांच आया और फिर इसी हिमस्खलन ने नदी के संकरे रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। नदी का पानी वहीं रुकने लगा और कुछ ही देर में एक अस्थायी झील बन गई। जब पानी का दबाव हद से ज्यादा बढ़ा तो वो बर्फीला बांध एक झटके में टूट गया और बेतहाशा पानी तबाही बनकर नीचे दौड़ पड़ा। मैं कुछ बातें सुन रही हूँ कि झील फट गई, जिसे ग्लोव कहते हैं। मुझे भूकंप की बात भी पता चली है और रिपोर्ट है कि हिमस्खलन भी आया। अब ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक दूसरे को कंट्रोल कर रही हैं। इससे ग्लेशियर कैसे ट्रिगर हुआ और बारिश भी कम हुई, ना के बराबर हुई, क्योंकि अगर आप धराली हादसे को भी देखेंगे तो वहाँ भी बारिश कम हुई थी। 8 mm की बारिश हुई थी। इसलिए मुझे लगता है कि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये सही है कि हिमालय में हलचल तो हो रही है और अगर आप सैटेलाइट डेटा देखें तो उसमें एक झील फटती दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों और मैप पर नजर डालेंगे तो नेपाल में तबाही का सिस्टम और क्लियर होगा। यह है नेपाल के उत्तर में रसुआ जिला, जो चीन के तिब्बत से जुड़ा हुआ है। ये पूरा ऊंचे पहाड़ों वाला इलाका है। भोटे कोशी नदी में अधिकतर पानी तिब्बत से ही आता है। अब नजर डालते हैं दूसरी तस्वीर पर। इसमें एक और चीन है और दूसरी ओर नेपाल। तिब्बत में भोटे कोशी नदी के पीछे पोछो या मात्सांग सांगपो कहते हैं। तिब्बत में भोटे कोशी नदी को पोछू या मत्सांग सांगपो कहते हैं और नेपाल में आगे जाने पर इसे त्रिशूली कहते हैं। तिब्बत में भोटे कोशी नदी झांग जांगबो ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर 8013 मीटर ऊंचे शीश पांगमा पर्वत के दक्षिणी ढाल पर है। भोटे कोशी की एक सहयोगी नदी है जिसे लेंदे कहते हैं, जिसका काफी पानी भोटे कोशी में आता है। लेंदे नदी का कैचमेंट इलाका नेपाल के लांगतांग इलाके का उत्तरी छोर है। इस इलाके में और उत्तर की ओर जाएं तो ग्लेशियर लेक हैं, जिसमें से कुछ नक्शे में दिखते हैं। माना जा रहा है कि ऐसी ही एक ग्लेशियर लेक के भूकंप के कारण टूटने से पहले लेंदे नदी और फिर भोटे कोशी नदी में सैलाब आया। बीते साल भी भोटे कोशी नदी में ऐसी ग्लेशियर लेक टूटने से भारी बाढ़ आई थी। तब 24 लोग लापता हो गए थे। हमें इस मामले को काफी गंभीरता से लेना होगा। हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम करना होगा। ये एआई या फिर उपकरण आधारित हो सकते हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हिमालय का तापमान देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले और ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर मिशन मोड में काम करना होगा और समझना होगा कि हम इसे लेकर कैसे आगे बढ़ें। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बर्फ का इतना बड़ा हिस्सा अचानक टूटा क्यों? इस रहस्य का जवाब भी अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट में छिपा है। अब वैज्ञानिक सिर्फ हिमस्खलन पर ही नहीं रुक रहे, बल्कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोव की संभावना की भी गहन जांच की जा रही है। सेंटिनल सैटेलाइट डेटा बताता है कि इस हिमालय क्षेत्र में दर्जनों ऐसी बड़ी ग्लेशियर झीलें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते लगातार ओवरफ्लो हो रही हैं। रसुआ की यह जल प्रलय साबित करती है कि अब हिमालय क्षेत्रों में तबाही मचाने के लिए मानसूनी बारिश की जरूरत ही नहीं बची। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयन ग्लेशियर्स इस कदर अस्थिर हो चुके हैं कि जरा सा भूकंप या थोड़ा सा तापमान बढ़ते ही नदियां मौत का सैलाब बन जाती हैं। तो इस बड़ी तबाही के बाद कई तरीके की थ्योरीज सामने आ रही है कि आखिरकार किस वजह से ये बड़ी त्रासदी आई। हालांकि जल्द ही इसका भी खुलासा हो जाएगा और इस तबाही पर, इस त्रासदी पर महा कवरेज लगातार जारी है। हर बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आगे